हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज हम आपके लिए एक एमसीक्यू सेट लेके आए हैं विच कंसिस्ट ऑफ 25 एमसीक्यूज़। तो हमारा प्रोसीजर ये रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपना आंसर नोट कीजिए और फिर कंपेयर करें करेक्ट आंसर के साथ। एमसीक्यूज़ कंप्लीट होने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत कितनी रंग ला रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है ए प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड दैट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग बिहेवियर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। वो डेटा कलेक्शन जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं ट्रैकिंग बिहेवियर, थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए हम ट्रैक करते हैं किसी चीज़ को, उसे हम क्या कहते हैं? इज इट ब्राउजिंग, इज इट ऑब्जर्वेशन, इज इट सैम्पलिंग और इज इट टेस्टिंग? ठीक है, तो मैंने आपको कहा था जब हम ट्रैकिंग बिहेवियर और पीरियड ऑफ टाइम कर लेते हैं किसी डेटा कलेक्शन में, उससे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिस्ट्री शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ। मिस्ट्री शॉपिंग क्या होती है? जहाँ पे कोई दूसरी शॉपिंग कंपनी का या दूसरे ब्रांड का बंदा किसी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाता है और वहाँ उनके मुतालिक कुछ जानकारियाँ हासिल करता है। तो ये कौन सा डेटा कलेक्शन का तरीका है? इज इट क्वेश्चनेयर, इज इट ऑब्जर्वेशन, इज इट एनालिसिस और इज इट पोस्टल सर्वे? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है कि जब भी मिस्ट्री शॉपिंग होती है तो यहाँ पे एक बंदा खाली जाता है ऑब्जर्व करने के लिए, तो ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ दीज मेथड्स इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा? ठीक है, इन मेथड्स में से सबसे तेज तरीन डेटा कलेक्शन मेथड कौन है? इज इट पोस्टल सर्वे, इज इट फोन, इज इट पर्सनल इंटरव्यूज और इज इट ऑनलाइन? तो यहाँ पे हमारे पास सबसे फास्टेस्ट तरीका जो है वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन के थ्रू हम कहीं से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो फ़ोन से रीचेबल भी नहीं हो, अगर हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर मालूम भी नहीं हो, अगर हम उसकी आईडी जान सकते हैं तो हम उसके साथ कॉन्टैक्ट करके उससे डेटा हासिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग द डेटा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ दीज मेथड्स हैज़ द हाइएस्ट रिस्पॉन्स रेट? इनमें से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट किस मेथड का है? रिस्पॉन्स रेट मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, जिसमें रिस्पोंडेंट हमें रिस्पॉन्स देता है। तो अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छी तरह मिलता है तो उसे कहते हैं हाई रिस्पॉन्स रेट, अगर नहीं मिलता है ज़्यादा तो उसे हम कहते हैं लो रिस्पॉन्स रेट। तो इन मेथड्स में से हमें किस मेथड में हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट मिलता है? इज इट पोस्टल मेथड, इज इट फोन, इज इट पर्सनल मेथड और इज इट ऑनलाइन? तो मैंने आपको कहा था जब हमारे पास पर्सनल इंटरव्यू होता है इट हैज़ द हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू भी हमारे सामने होता है, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा कलेक्शन में हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट रहता है। क्लियर? अपने आंसर्स आप साथ साथ कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट कीजिए और मेरे आंसर के साथ आप कंपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ इंक बोल्ड कार्ड्स यूज्ड इन रोजाज टेस्ट आर। रोजाज टेस्ट जो हमारे पास है जिसमें इंक बोल्ड कार्ड्स रहते हैं, इसमें कितने इंक बोल्ड कार्ड्स रहते हैं? क्या वो 15 है, क्या वो 10 है, 20 है या 45 है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रोजाज टेस्ट में हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रहते हैं? इट इज़ 10 गाइस। क्लियर? उसके बाद हमारे पास दूसरा टेस्ट है जिससे हम कहते हैं होल्टमैन टेस्ट। तो होल्टमैन टेस्ट में हमारे पास 45 कार्ड्स रहते हैं, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पिक्टोरियल टेक्निक्स। पिक्टोरियल टेक्निक विच कंसिस्ट ऑफ कार्ड्स विथ मूवमेंट्स, शेडिंग्स एंड कलर्स। रोजाज टेस्ट में हमारे पास ना ही शेडिंग्स रहते हैं ना ही कलर्स रहते हैं, लेकिन हमारे पास और एक प्रोजेक्टिव टेक्निक मैंने आपको पढ़ाई थी। वो कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसमें कलर्स का यूज़ होता है, शेडिंग्स का यूज़ होता है और मूवमेंट्स का यूज़ होता है? ठीक है, इज इट थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इज इट टॉमकिंस टेस्ट, इज इट रोजनवीक टेस्ट और इट इज़ होल्टमैन टेस्ट? इनमें से कौन सा टेस्ट है जिसमें हमारे पास कार्ड्स रहते हैं लेकिन कार्ड्स में कलर्स रहते हैं, शेडिंग्स रहते हैं और मूवमेंट्स रहते हैं? सो इट इज़ होल्टमैन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे याद रखने के लिए रोजाज टेस्ट में हमारे पास 10 कार्ड्स रहते हैं, होल्टमैन टेस्ट में हमारे पास 45 कार्ड्स रहते हैं, लेकिन इसमें कलर्स और शेडिंग्स का इस्तेमाल रहता है।
तो रोजनवीग टेस्ट, इसको विग से याद रखिएगा। रोजनवीग टेस्ट जो है, इसमें आप याद रखिएगा, अगर कोई शख्स विग पहनता है तो हम उसको कहते हैं तुम कार्टून जैसे लग रहे हो, ठीक है। तो इसमें कार्टून्स का इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया था हमारे पास कार्टून्स होते हैं कुछ, उनके ऊपर एम्प्टी बबल्स होते हैं, वहाँ पे हमें कुछ मेंशन करना पड़ता है। चलिए, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया इसलिए हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज डेटा कलेक्शन टेक्निक विच इज सर्वे कम ऑब्जर्वेशन। वो डेटा कलेक्शन टेक्निक जिसमें सर्वे भी होता है और ऑब्जर्वेशन भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इज इट क्वेश्चनेयर, इज इट स्केड्यूल, और इट इज़ बोथ। मैंने आपको बताया था, और इट इज़ नन ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया था जब हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसमें हम दोनों यानी कि सर्वे भी कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, रादर डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बंदे को, ठीक है, जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? स्केड्यूल। क्योंकि इसमें इन्यूमरेटर साथ रहता है तो इन्यूमरेटर उसको ऑब्जर्व भी कर सकता है साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने आंसर्स नोट कीजिए और मेरे आंसर के साथ कंपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स आर कंसिडर्ड एज डैश डैश डॉक्यूमेंट्स। तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स जो हमारे पास होते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? आर दोज कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स, आर दोज प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, और प्राइमरी डेटा यू कैन से, इज दैट सेकेंडरी डेटा, और इट्स नन ऑफ द अबव। सो मैंने आपको 2-3 बार बताया था इसके बारे में कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इट हैज़ बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट ऑल्सो। द डेटा विच इज़ बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा, ठीक है, क्योंकि ये प्योर डेटा होता है, फ्रेश डेटा होता है, अभी तक यूज़ नहीं हुआ होता है, ना ही कहीं पे पब्लिश हुआ होता है। इसलिए कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में से जो डेटा हासिल होता है वो डेटा हमारे पास प्राइमरी डेटा होता है। मैंने आपको ये भी कहा था कि कॉन्फ्रेंसेस में जो हमारे पास बुक्स होती हैं या जर्नल्स होते हैं या पेपर्स होते हैं, वहाँ पे उस इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो प्राइमरी डेटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। सेकेंडरी और एग्जिस्टिंग डेटा में इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंडरी डेटा में इनमें से कौन कौन सा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है इंक्लूड हो जाते हैं? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्ड रिसर्च डेटा, और ऑल ऑफ द अबव। इनमें से आपको बताना है कि सेकेंडरी डेटा किस में से हम हासिल करते हैं। इज इट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? नो, इट इज प्राइमरी डेटा। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स? नो, इट इज प्राइमरी डेटा। मैंने आपको कल बताया था पर्सनल अकाउंट्स और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आर प्राइमरी डेटा। तो हमारे पास आर्काइव्ड रिसर्च डेटा जो होता है, आर्काइव्ड मतलब जो आप नेट से निकालते हैं, ब्राउज करते हैं, पब्लिश जो ऑलरेडी सोर्स होता है उसे हम आर्काइव्ड रिसर्च डेटा भी कहते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंडरी डेटा रहता है। क्लियर गाइज? 9th क्वेश्चन हुआ। अब 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 इज एन आइटम दैट डायरेक्ट्स पार्टिसिपेंट टू डिफरेंट फॉलो अप क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज। वो क्वेश्चंस इंटरव्यू में मैंने आपको ये क्वेश्चन सिखाए थे सभी, कि वो क्वेश्चंस जिसमें आपको फॉलो अप क्वेश्चन किया जाता है। जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको, अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो फॉलो अप क्वेश्चन उसी के बारे में आ जाता है। उन क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? इज इट कॉल्ड रिस्पॉन्स सेट, इट इज कॉल्ड प्रोब, इट इज कॉल्ड सेमेंटिक डिफरेंशियल, और इट इज कॉल्ड कंटिंजेंसी क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक स्पेशल टर्म है उनके लिए, उन्हें हम कहते हैं कंटिंजेंसी क्वेश्चंस। क्लियर गाइज? क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। इनमें से मेजर मेथड कौन सा है डेटा कलेक्ट करने का? ऑप्शन ए इज क्वेश्चनेयर, ऑप्शन बी इज इंटरव्यूज, ऑप्शन सी इज सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन डी इज फोकस ग्रुप्स, और ई ऑल ऑफ द अबव। इनमें से मेजर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कौन सा है? देखिए, अगर आप स्मार्ट गेस भी करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चनेयर भी हमारे पास मेजर मेथड है, इंटरव्यूज़ भी हमारे पास मेजर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, सेकेंडरी डेटा भी हमारे पास मेजर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, तो फोकस ग्रुप्स भी हमारे पास मेजर डेटा कलेक्शन है। अगर आपको फोकस ग्रुप्स का पता भी नहीं होगा तब भी आप इसको गेस कर सकते हैं, स्मार्ट गेस करके आप इसको ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये जो हमारे पास सभी टेक्निक्स है डेटा कलेक्ट करने की, दीज आर द मेजर मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज ए सेंसस ऑपरेटर ऑफन
collects data through which of the following। जो सेंसस ऑपरेटर होता है, जो सेंसस करता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अक्सर कौन सा डेटा किसके थ्रू कलेक्ट करता है, कौन सी टेक्निक किसके थ्रू डेटा कलेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि जो डेटा गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू कलेक्ट करवाती है, चाहे वो टीचर्स हो या कोई और लोग हो जिनसे गवर्नमेंट कलेक्ट करवाती है, वो डेटा गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी डेटा है। तो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, हमको पता होगा कि सेंसस जब होता है किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है। इज इट बीइंग कलेक्टेड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स और इट इज़ बीइंग कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज, सेकेंडरी डेटा और ऑब्जर्वेशंस। किस तरीके से सेंसस ऑपरेटर डेटा कलेक्ट करता है। देखिए सेंसस जो है वो सेकेंडरी डेटा है ही नहीं, कोई टेस्ट्स वगैरह भी नहीं होते और ना ही ऑब्जर्वेशन होती है। तो इसमें डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं। आपके घर में कोई शख्स आता है, चाहे वो टीचर हो या कोई और इन्वेस्टिगेटर हो, आपसे आपके घर के बारे में पूछता है, ठीक है, आपकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछता है, ठीक है, कितने यहाँ पे मेल है कितने फीमेल है। तो इट इज़ एन इंटरव्यू टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, अभी तक जो 10 तक भी जा रहे हैं, जिनके 10 सही हैं वो भी ठीक हैं अभी, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया आपके 25 आउट ऑफ 25 आने ही चाहिए। Question number 13 is the researcher has secretly placed himself or herself as a member in the group that is being studied. The researcher may be which of the following। ठीक है, एक रिसर्चर क्या करता है, वो अपने आप अपनी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड रखता है। जो लोगों के साथ वो पार्टिसिपेट करता है उनको पता नहीं होता है कि हमारे साथ ऑब्जर्वर है। दिस रिसर्चर में बी विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको किस तरह का रिसर्चर कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कंप्लीट पार्टिसिपेंट क्या होता है, कंप्लीट ऑब्जर्वर क्या होता है, डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वर क्या होता है और नन ऑफ द अबव। इसमें और एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको बताना है वेदर इट इज़ कंप्लीट पार्टिसिपेंट, वेदर इट इज़ कंप्लीट ऑब्जर्वर, वेदर इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वर और नन ऑफ द अबव। क्लियर। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया जब भी किसी की आइडेंटिटी हिडन रहती है उससे हम स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जर्वर कहते हैं, जिससे हम कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जर्वर गाइस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। A question during an interview such as why do you feel that way is known as। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे इंटरव्यूअर कुछ और जानना चाहता है, ठीक है, आप जिस चीज़ के बारे में बात करें उसके बारे में और जानना चाहता है, ठीक है, वो क्लियर करना चाहता है, उस तरह के क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है। वेदर इट इज़ कॉल्ड अ प्रोब, इट इज़ कॉल्ड अ फिल्टर क्वेश्चन, इट इज़ कॉल्ड अ रिस्पॉन्स और इट इज़ कॉल्ड पायलट। Whether it is called a probe, whether it is called a filter question, whether it is called a response or it is called a pilot. So it is called as probe। मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे इंटरव्यूअर जो होता है वो कुछ और जानना चाहता है, किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से वेरीफाई करना चाहता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को प्रोब्स कहते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं 15th क्वेश्चन पे, ये आपको अच्छी तरह से याद होगा। Question number 15 is who is considered as the father of Indian statistics। Indian statistics के father किसको कहा जाता है, ठीक है। Is it Dr. Rajendra Prasad, is it V.N. Rao, P.C. Mahalanobis और none of the above। ठीक है, तो आपको आंसर पता है। द करेक्ट आंसर इज P.C. Mahalanobis, क्योंकि इन्होंने पहली बार इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में है उसकी बुनियाद डाली थी और भी कुछ ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दी थी, ठीक है, जिनके बारे में हमने पहले लेक्चर में जिक्र किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ विच टाइप ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स किस तरह के डेटा के साथ डील करती है। डज इट डील विद क्वांटिटेटिव डेटा, डज इट डील विद क्वालिटेटिव डेटा, does it deal with both qualitative and quantitative, or it doesn't deal with any of the data, none of the above। The correct answer is it deals with quantitative data as well as qualitative data, so both is the answer for this। जब हम आगे theory of attributes पढ़ेंगे वहां पे हम इसका qualitative feature भी देखेंगे। Question number 17 is numerical measure that describes or represents the sample। वो न्यूमेरिकल मेजर जो सैंपल को रिप्रेजेंट करता है उससे हम क्या कहते हैं। ये मेरे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा एरिया है जिसे हम सैंपल कहते हैं।
जो आइडियली रिप्रेजेंट कर सकता है, नॉन आइडियली रिप्रेजेंट कर सकता है पूरी पॉपुलेशन को, अगर हम इसका न्यूमेरिक मेजर लेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? इज इट कॉल्ड अ पैरामीटर, और इट इज कॉल्ड अ स्टेटिस्टिक, इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल, और इट इज नन ऑफ द अबव। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, सैंपल का जो न्यूमेरिक मेजर है वो होता है हमारे पास स्टेटिस्टिक, एस फॉर सैंपल एंड एस फॉर स्टेटिस्टिक। तो इट्स इजी टू रिमेंबर फॉर यू। Question number 17. Now we will come to the question number 18. Question number 18 is, who needs to be kept in mind while using this secondary data? जब हम सेकेंडरी डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, तो हमें किन चीज़ों को अपने जहन में रखना होगा, किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? नंबर 1 इज रिलायबिलिटी, नंबर 2 इज suitability, नंबर सी इज ऑप्शन सी इज एडुकेसी, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। जब हम सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? क्या वो रिलायबिलिटी है, क्या वो सूटेबिलिटी है, क्या वो एडुकेसी है? मैंने आपसे कहा था तीनों चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा सेकेंडरी डेटा के लिए, क्योंकि हम रिसर्च प्रॉब्लम जब कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि डेटा सही है, डेटा सूटेबल है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, क्या ये डेटा काफ़ी है? तो इट इज़ ऑल ऑफ द अबव गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स? फाउंडिंग फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किनको कहा जाता है? जिन्होंने पहली बार बुनियाद डाली थी, स्टैटिस्टिक्स की पहली बार जिन्होंने बुनियाद डाली थी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, फादर यहाँ पे नहीं कहा जाता है, बल्कि यहाँ पे फाउंडिंग फादर है। अगर फाउंडिंग फादर है तो इसका मतलब है फाउंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इट्स नॉट, इफ इट वुड हैव बीन फादर तो रॉबर्ट फिशर थे, लेकिन यहाँ पे फाउंडिंग फादर मीन्स फाउंडर। तो फाउंडर कौन है इसके? स्टैटिस्टिक्स के फाउंडर हैं जॉन ग्रांट एंड विलियम पेटी। विलियम पेटी का नाम यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस के थ्रू डिसाइड करना होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। न्यूमेरिक मेजर दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन इज, वो न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहले मैंने सैंपल के लिए बताया था, लेकिन पॉपुलेशन के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा न्यूमेरिक मेजर है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए इज सैंपल स्पेस, ऑप्शन बी इज स्टैटिस्टिक, ऑप्शन सी इज पैरामीटर, एंड ऑप्शन डी इज वेरिएबल। याद कीजिए, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने के लिए। सो इट इज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का न्यूमेरिक मेजर होता है हमारे पास पैरामीटर, पी फॉर पॉपुलेशन एंड पी फॉर पैरामीटर। सिंपल टू रिमेंबर। कंपेयर कीजिएगा अपने आंसर्स, अभी तक 20 में से जिनके 17 तक भी आते हैं या 15 तक भी आते हैं तो अभी ठीक जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका रिवीजन वगैरह भी नहीं हुआ होगा, तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। When do we get success in questionnaire method of collection of data? हम क्वेश्चनेयर मेथड में कब हासिल करते हैं अच्छी तरह से कामयाबी? यानी कि हमारा क्वेश्चनेयर किस तरह का होना चाहिए ताकि हमें जो डेटा चाहिए क्वेश्चनेयर के थ्रू वो डेटा सही मिल जाए हमें। ऑप्शन ए इज व्हेन प्रॉपर ड्राफ्टिंग इज डन, ऑप्शन बी इज व्हेन क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेंज, ऑप्शन सी इज व्हेन देयर आर मैनी क्वेश्चंस, ऑप्शन डी इज व्हेन क्वेश्चंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो किस तरह से हमें क्वेश्चनेयर से अच्छी तरह से डेटा हासिल हो सकता है? देखिए, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो गलत है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि आसान शब्दों में हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन देयर आर मैनी क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो रेस्पोंडेंट रिप्लाई नहीं करेगा हर एक क्वेश्चन का, उसका रिस्पॉन्स नहीं देगा। व्हेन क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेंज, जब अजीबो गरीब क्वेश्चन होंगे, तो अजीबो गरीब क्वेश्चंस भी नहीं होने चाहिए। तो व्हेन प्रॉपर ड्राफ्टिंग इज डन, ठीक है, जब अच्छी तरह से सोच समझ के क्वेश्चनियर तैयार किया जाता है, तब जाके हमें क्वेश्चनियर से जो डेटा मिलता है वो डेटा हमें अच्छा डेटा मिल सकता है और हमारा क्वेश्चनियर मेथड कामयाब हो सकता है। Question number 22 is, which of the following is used for collecting data when area to be covered is large? जब हमें large area पे डेटा कलेक्ट करना होगा तो हम इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे? ऑप्शन ए इज इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, ऑप्शन बी इज डायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, ऑप्शन सी इज कॉन्टैक्ट मेथड, एंड ऑप्शन डी इज एडवर्टीजमेंट।
ठीक है, तो फिर से मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, ऑप्शन बी इज डायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, ऑप्शन सी इज कॉन्टैक्ट मेथड एंड ऑप्शन डी इज एडवर्टीजमेंट। ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट हमारे पास डेटा कलेक्ट करने का तरीका नहीं है, ठीक है। कॉन्टैक्ट मेथड मतलब पर्सनल इंटरव्यूज़ वगैरह, तो ये भी हमारे लिए वाइड एरिया के लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पैसा भी बहुत लगेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट ओरल इंटरव्यू भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जब वाइड एरिया से हमें डेटा कलेक्ट करना होगा तो हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। किसी बच्चे ने मुझे ये भी पूछा था, सर हमारे लिए ये इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू कैसे इकोनॉमिकल हो सकता है, जबकि डायरेक्ट इंटरव्यू से हम जल्दी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और ईजी हो जाता है हमें। फिर मैंने ये उससे कहा था, शायद कमेंट सेक्शन में मैंने उस बच्चे को रिप्लाई किया था, देखो बेटा, हमारे पास जो इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू है इसका मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक गांव का इंटरव्यू करना होगा, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट इंटरव्यू करूँ तो मुझे गांव के हर एक बाशिंदे से इंटरव्यू करना पड़ेगा। सो इट विल बी वेरी हैक्टिक फॉर मी, इट विल बी कॉस्टली फॉर मी, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टॉक टू द हेड ऑफ दिस विलेज। तो मैं इस विलेज के हेड से बात करूंगा और उससे पूछूंगा इस गांव के बारे में। जब मैं उससे इस गांव के बारे में पूछूंगा तो मुझे सिर्फ एक शख्स से पूछना है, इससे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। सो अगर मेरे पास वाइड कवरेज के लिए डेटा कलेक्ट करना होगा, द एप्ट मेथड, द सूटेबल मेथड इज इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। क्लियर? 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। If an investigator collects information regarding births and deaths directly from the people, the data is called. अगर एक इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर जो है वो डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करता है बर्थ्स के बारे में या डेथ्स के बारे में, डायरेक्टली लोगों से, द डेटा इज कॉल्ड, उस डेटा को हम क्या कहेंगे? सर्वे डेटा, सेंसस डेटा, सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा। ये डेटा की बात कर रहे हैं। मैंने आपको डेटा की 2 क्लासिफिकेशन खाली बताई थी, आपको याद होगा अभी तक, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, इट्स प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो जब हम डायरेक्टली लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उनसे डेटा हासिल करते हैं, उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 इज द क्वेश्चनेयर्स आर फिल्ड बाय क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द, ठीक है, क्वेश्चनेयर में जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो किसके रिलेटेड होते हैं? ऑप्शन ए इज सिलेबस, ऑप्शन बी इज किसी टॉपिक के रिलेटेड, ऑप्शन सी इज इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड और ऑप्शन डी इज कंट्री के रिलेटेड। क्योंकि क्वेश्चनेयर में हमारा मकसद होता है इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड होता है, ठीक है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है। नेक्स्ट इज एक टाइप का इंक्वायरी होता है इसमें, जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ वगैरह या किसी और भी किसी कस्टमर के साथ से हम कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्वेश्चनेयर मेथड अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा इन मेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस इज कॉल्ड। उस साइंस को जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है एंड देन इंटरप्रेट किया जाता है ताकि इफेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उस साइंस को क्या कहते हैं? इज इट कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक, इज इट कॉल्ड अ पैरामीटर, इज इट कॉल्ड अ पॉपुलेशन और इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। देख ले, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं पीए में। इस बार इस तरह का क्वेश्चन आया था जहां पे www, ठीक है, और 4 W's आए थे और इसकी फुल फॉर्म बतानी थी। तो पहला ही ऑप्शन था वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड वाइड वेब को टिक किया, लेकिन इसमें 4 W's थी, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और जल्दबाजी में वो पहले ही जो ऑप्शन होता है या पहला या दूसरा ऑप्शन जो उसको पहले हिट करता है, ठीक है, तो उसी को वो टिक करता है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे साइंस की बात की तो साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ 25 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बिल्कुल आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में कभी ट्विस्ट हो जो बच्चे को समझने में मुश्किल हो जाए, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अच्छी तरह से अपने प्रेशर को हैंडल करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड कीजिएगा।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। मैंने आपको कहा था कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक मेरे पास जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं कलेक्ट करूँगा वो अब तक पहुँचा दूंगा मैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर मीन्स मेथड्स। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में उसकी मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब है मेथड्स। हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। इन प्लूरल सेंस इट मीन्स न्यूमेरिकल, इट मीन्स न्यूमेरिकल। तो प्लूरल सेंस में इससे क्या क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, सॉरी। तो सिंगुलर सेंस में मेथड्स और प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में मेथड्स कहा जाता है और इसका मीनिंग क्या होता है प्लूरल सेंस में, इट इज़ न्यूमेरिकल डेटा। क्लियर, ये हमारे पास एक फैक्ट। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास है, इट गिव्स एस्टिमेटेड वैल्यू नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। इसमें स्टैटिस्टिकल एरर्स आते हैं, आप देखेंगे आगे आगे जब हम सैम्पलिंग या नॉन सैम्पलिंग एरर्स पढ़ेंगे तो इसमें एरर्स वगैरह आने के चांसेस है। जो हमारे पास टेक्निक्स वगैरह होते हैं, टूल्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं आ जाते हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, बल्कि हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आ जाते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा इन इंफॉर्मेटिव वे। अगर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, समराइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे इंफॉर्मेटिव वे में, उससे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, 80% ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन रूरल एरियाज। इसका मतलब है हमने पूरे इंडिया का सेंसस किया, इसके बाद हमने उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, समराइज किया, और फाइनल में हम इस कंक्लूजन पे आ गए कि 80% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो रूरल एरियाज में रहती है, ठीक है, वो गाँव वगैरह में रहते हैं। तो यहाँ से हमने पूरी तरह से कैलकुलेट करके, समराइज करके और फाइनली प्रेजेंट किया कि हमारे पास ये जो डेटा है रूरल एरिया के रिलेटेड। तो इस स्टैटिस्टिक्स को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेटिव वे में, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, ठीक है। लेकिन पहले केस में हमने क्या किया था, पूरे जो हमारे पास पॉपुलेशन थी उसको एनालाइज किया था, उसको सर्वे किया था। लेकिन यहाँ पे हम पूरे पॉपुलेशन को सर्वे नहीं करते हैं, बल्कि सैंपल को सर्वे करते हैं, ठीक है। सैंपल के बिना पे ही इस पूरे पॉपुलेशन के लिए कोई राय देते हैं, कोई कंक्लूजन देते हैं। उस स्टैटिस्टिक्स को हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये याद रखिएगा। पहले में हम पूरे पॉपुलेशन को एनालाइज करते हैं और फिर हम कोई डिसीजन देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 80% ऑफ द पीपल लिव इन द रूरल एरियाज, इसके लिए हमने पूरी स्टैटिस्टिक्स की, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर हम एक सैंपल को ले लेते हैं तो सैंपल के बिना पर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन देते हैं, उससे हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एग्जांपल, एस्टिमेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस इन द नेक्स्ट ईयर। हम एस्टिमेट करते हैं कि अभी तक जो हम प्राइसेस बढ़ते आ रहे हैं पिछले सालों से, तो उनके बिना पे हम कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर कितना प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरी हर एक चीज़ को एनालाइज नहीं किया, बल्कि कुछ सैंपल्स लिए हैं हमने, कुछ सालों के सैंपल्स लिए, उनके प्राइसेस को हमने एनालाइज करके हम नेक्स्ट ईयर के प्राइसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उससे हम कहते हैं एस्टिमेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। तो इस तरह के हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उससे हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर गाइज। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, पूरे पॉपुलेशन को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद कोई डिसीजन दिया जा रहा है। लेकिन इन्फरेंशियल में सैंपल के बिना पे एस्टिमेट किया जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब बनाया जाता है। इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 20th ऑफ अक्टूबर। 20th ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। क्यों 20th अक्टूबर को मनाया जाता है? 20th अक्टूबर 2010 में यूनाइटेड नेशन ने स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने 20th अक्टूबर 2010 में यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाया था, इसलिए 20th अक्टूबर को माना जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। तो हमारे पास जो 2020 का थीम था वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे का, वो था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। याद रखिएगा, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए। द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे दैट्स ऑन 20th ऑफ अक्टूबर फॉर 2020 इज कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। अच्छा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स डे है वो कब मनाया जाता है? इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 29th ऑफ जून। 29th ऑफ जून को क्यों? क्योंकि इस दिन पीसी महालनबिस का बर्थडे है, ठीक है। 2007 में पहली बार 29th ऑफ जून 2007 में पहली बार नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया था पीसी महालनोबिस के बर्थडे पे। तो हमारे पास 2020 जो है, 2020 का जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे उसका थीम क्या था?
उसका थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ख़ास तौर पर 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस किया गया। वो है सस्टेनेबल गोल 3rd एंड सस्टेनेबल गोल 5th। 3rd में हेल्थ एंड वेलबींग के रिलेटेड, ठीक है। सस्टेनेबल गोल जो हमारे पास 17 है उसमें हम 3rd है हेल्थ एंड वेलबींग, एंड सस्टेनेबल गोल 5 इज रिलेटेड टू जेंडर, सॉरी इट इज़ जेंडर इक्वालिटी, इट्स नॉट जेंडर क्वालिटी, इट इज़ जेंडर इक्वालिटी। प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ जेंडर इक्वालिटी। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा सस्टेनेबल गोल 3rd एंड सस्टेनेबल 5 जो हमारे पास है वो था थीम 2020 नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का। इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 29th ऑफ जून गाइस, ठीक है, पीसी मालानोबिस के बर्थडे पे। चलिए, अब आप सोच सकते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चंस वगैरह दिए वो तो बड़े इजी है, हो सकता है वहाँ पे टफ क्वेश्चंस आ जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ पे, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर करके आते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल दिखाता हूँ। PAA का जो एग्ज़ाम हुआ था पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का, उसका एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो इसी में से आया था, इसी टॉपिक में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन या क्वेश्चनियर जो अभी तक पढ़ रहे थे उसमें से ये क्वेश्चन आया था PAA में, ठीक है। जो अभी रिसेंटली पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था। आप इसको देख लीजिएगा और देख लीजिएगा आप इसको आंसर कर सकते हैं कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? इज इट एक्सपेरिमेंट्स? नो, इट्स नॉट एक्सपेरिमेंट्स। इज इट personal interview? No. Is it questionnaire? No. All the three are primary data collection method. So government publication is the secondary data collection method. मैंने आपको ये पढ़ाया है और यही क्वेश्चन डिट्टो इसी तरह आया था, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि हम किस तरह से जा रहे हैं, मुझे किस तरह से आगे पढ़ाना होगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।